दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए है, लेकिन साथ ही यह इतिहास विषय से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बीसी चौधरी, आरसी मजूमदार, आरपी त्रिपाठी और जीएन शर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरसी मजूमदार। दोस्तों आरसी मजूमदार का मत था कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? तो सही उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों 1970 और 71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हुआ और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की जनता पूरी तरह से मुजीबुर रहमान के साथ थी। और 16 दिसंबर 1971, देखिए 1971, 16 दिसंबर 1971 में दोस्तों मुजीबुर रहमान या शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है इसका उदय हुआ। अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है वीपी मेनन। दोस्तों ये पुस्तक वीपी मेनन का है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1955 में लंदन के लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक वीपी मेनन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके जेएल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं और अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में विचार किया गया था। अगला प्रश्न है CR फार्मूला, जिसको कि राजगोपालाचारी फार्मूला या राजगोपालाचारी योजना कहा जाता है, इसका विरोध किसने किया था आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड इरविन ने। तो सही उत्तर है दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फार्मूला निकाला था जिसमें उन क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर समझौता किया गया था जो मुस्लिम बहुल वाले थे। इसे CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला कहा जाता था। इस फार्मूले पर गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य वार्तालाप और पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूले का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे वो कौन थे? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां या फैज़ अहमद फैज। तो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि मोहम्मद इकबाल थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप जानते हैं गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय फैक्ट्री अधिनियम या भारतीय कारखाना अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो सही उत्तर है 1881 में। दोस्तों भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में लागू हुआ था और इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के कार्य की अवधि को 9 घंटे निर्धारित किया गया था और महीने में 4 दिन के अवकाश की भी व्यवस्था थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, और उनकी कृति है सत्यार्थ प्रकाश। तो याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना 1875 में हिंदी भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रताप या पुरंदर सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों, धोंधू पंत के नाम से नाना साहब को माना जाता है। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत या धोंधू पंडित था। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब को तात्या टोपे का सक्रिय सहयोग प्राप्त था। तात्या टोपे कानपुर में 1857 के विद्रोह में सैनिक सेनापति या सैनिक नेतृत्व करता थे। दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का मूल नाम धोंधूपंत था और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर और आरा बिहार में भारतीयों का नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से हजरत बेगम और अवध में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु जो है ये 10 वर्ष निर्धारित की थी। लेकिन एक एक्ट था शारदा एक्ट, उसके माध्यम से लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी। दोस्तों, शारदा एक्ट जो है हर प्रसाद या हर विलास शारदा के नाम से है, इस कारण उसको शारदा एक्ट कहा जाता है, और ये लड़के और लड़कियों की आयु से या विवाह योग्य आयु के निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, M.A. अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, 1887 में मद्रास में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक कौन था? ऑप्शन देखिए, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बॉम्बे। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता था। दोस्तों, बैंक ऑफ कलकत्ता जो है ये बहुत जल्दी असफल हो गया था, लेकिन यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। अगला प्रश्न है, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का कितना प्रतिशत लाभांश का आश्वासन मिलता था? ऑप्शन है 10%, 8%, 5% या 3%। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 5%, क्योंकि 1850 के बाद ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया, और ये रेल निर्माण, सरकार को कर्ज, चाय, रबर, काफ़ी उद्योगों में किया गया, और लाभ के गारंटी के अंतर्गत रेल निर्माण में पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा 4.5 से 5% लाभ की गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग जो है किया था, वो कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये था वाटसन। देखिए, कलकत्ता के सेठ हमीचंद ने नवाब सिराजुद्दौला को अपदस्थ करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनवाने के लिए अंग्रेजों और नवाब के विरोधियों के मध्य गुप्त वार्ताएं कराईं, और बदले में मुर्शिदाबाद में नवाब के खजाने की लूट में लंबे कमीशन की मांग की, और ऐसा न करने पर षड्यंत्र की सूचना नवाब को देने की बात की। लेकिन क्लाइव ने मीर जाफर के साथ होने वाली संधि के 2 प्रारूप तैयार करवाए। एक जाली, जिसमें कमीशन देने की बात कही गई थी,
इस पर क्लाइव ने एडमिरल वाटसन के हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि मूल समझौते के प्रारूप में कमीशन की बात नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन है देखिए मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी, क्योंकि विलय का सिद्धांत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले कंपनी द्वारा 1839 में मांडवी राज्य जो था इसको जो है इसके अधीन लिया गया था, विलय के अधीन। इसके बाद दोस्तों कोलाबा, जालौर और सूरत को 1842 में हस्तगत किया गया था। तो सही उत्तर है डलहौजी के पहले मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत राज्यों को विलय सिद्धांत इन पर लागू किया जा चुका था। अगला प्रश्न है दलदली स्थल सुतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कलकत्ता 1690 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जाब चारनाक द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलकर कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और 1912 तक, याद रखिएगा 1912 तक दोस्तों कलकत्ता भारत की राजधानी रही है। अगला प्रश्न है राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों राजा टोडरमल द्वारा जब्ती भू राजस्व व्यवस्था का विकास किया गया। याद कर लीजिए, जब्ती भू राजस्व व्यवस्था का विकास टोडरमल के द्वारा किया गया और इसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी। खेतों की मूल पैदावार को आंकने के आधार पर करों का निर्धारण किया जाता था। अगला प्रश्न है कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो याद कर लीजिए, सही उत्तर है कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक शेख नूरुद्दीन था। दोस्तों शेख नूरुद्दीन कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था और शेख नूरुद्दीन ऋषि को नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और कश्मीर के लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सूफी मत के बारे में लोगों में कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो बाशरा जो इस्लामिक कानून मानते थे और बेसरा जो इससे बंधे नहीं थे, सूफी घरानों के मोटे तौर पर विभाजित दो संप्रदाय हैं, ये आपका सही है। इसके अलावा भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी दो सबसे प्रमुख सूफी सिलसिले थे, ये भी कथन जो है आपका सही है। तो चिश्ती और सोहरावर्दी दो सबसे प्रमुख सूफी सिलसिले थे, ये सही है। चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे जबकि दिल्ली के आसपास इलाके सोहरावर्दियों के थे, ये आपका सही कथन नहीं है। और इसके अलावा खानकाह में रहने वाले प्रमुख रहस्यवादी ने व्यापक रूप से सिलसिले की रहनुमाई की। तो दोस्तों सही उत्तर या जो है सिलसिले के बारे में सूफी विचार, सूफी मत इस्लाम में उदार और रहस्यवादी धारणा है। इसमें आपको बताना है कि सूफी मत के बारे में सही क्या नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे जबकि दिल्ली के आसपास के इलाकों में सोहरावर्दियों का क्षेत्र था। दोस्तों चिश्ती भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैले हुए थे। भारत में अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया जबकि सोहरावर्दी सिलसिला जो है दिल्ली के आसपास नहीं बल्कि मुल्तान में प्रचलित था। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है रामदास, सूरदास, तुलसीदास या तानसेन। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर का समकालीन होते हुए भी संत तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं है। दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। इसमें कई कलाकारों और कई जो समकालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके नाम लिखा है, उसमें शामिल किया है। लेकिन दोस्तों आईने अकबरी में तुलसीदास का नाम जो है उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार कराया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। पहला सामूगढ़ की विजय और आगरा को अपने अधिकार में लेने के बाद 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में ये प्रथम राज्याभिषेक था और दूसरा शाहसुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद 5 जून 1959 को आलमगीर
या देखिए प्रथम राज्याभिषेक के समय उसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की और द्वितीय में मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि उसने धारण की थी। तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को मुलाहिद किसने कहा था? औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा या मोहम्मद काजिम? तो दोस्तों दारा सिकोह को मुलहिद का मतलब होता है मजहब से भटक जाने वाला या अपने धर्म से भटक जाने वाला। दारा सिकोह को मुलहिद औरंगजेब सहित उसके अन्य भाइयों शाह सुजा, मुराद और औरंगजेब के राजदरबार के इतिहासकारों मिर्जा मोहम्मद काजिम ने कहा था। तो सही उत्तर है दारा सिकोह को मुलाहिद मिर्जा मोहम्मद काजिम नामक इतिहासकार ने कहा था। दोस्तों कुछ व्यक्तियों द्वारा औरंगजेब से दारा के जीवन दान देने के लिए याचना किया गया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे अल मुलाहिद कहा और क्षमा न करते हुए दिल्ली में दारा की हत्या करवा दी थी। तो यहाँ पर औरंगजेब, शाहसुजा, मुराद, दोस्तों औरंगजेब, शाहसुजा और मुराद सभी के द्वारा जो है इसको मुलाहिद कहा गया, लेकिन इसका वर्णन इतिहासकार मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो सही उत्तर है दोस्तों दीवान ए वजारत। देखिए दीवान ए वजारत जो होता था ये आय की या राज्य के आय व्यय की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही उत्तर है दोस्तों वतन जागीर की अवधारणा जो थी ये अकबर के समय में, देखिए वतन जागीर की अवधारणा अकबर के समय में आई थी और मनसबदारों को वेतन नगद और जागीर दोनों ही रूप में दिए जाते थे। कार्यकाल के समय में मनसबदारों के मरने पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था और मनसबदार का पद आनुवांशिक नहीं था। लेकिन अकबर द्वारा क्या किया गया, जागीर देने की इस पद्धति का अपवाद वतन जागीरें थीं। ऐसी जागीर वेतन के रूप में पैतृक राज्यों में विशेषकर राजपूतों को प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों मुगल शासकों के समय में काजी उल कुजात। देखिए काजी उल कुजात मुगल शासकों के समय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त होता था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे जो कानून की व्याख्या करते थे और उसी के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उत्तर है दोस्तों देखिए कि पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। दोस्तों पश्चिमी भारत में थॉमस स्टीफेंस पहुंचा था जो एक अंग्रेजी जेसुइट पुजारी और मिशनरी था। अक्टूबर 1579 में वो गोवा पहुंचा और विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में तथा सर टॉमस रो 1615 में मुगल दरबार में आया था और जॉन मिल्डेनहाल 1599 में भारत आया और राल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया। तो सही उत्तर है पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? सही पहले देख लेते हैं। देखिए सही में क्या क्या चीज़ें सही हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो सार्वजनिक रूप से होली खेला करता था, वह गंगा जल का पान करता था, उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था, ये सही है। लेकिन आपको बताना सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो आपको बताना है दोस्तों देखिए कि सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? तो उत्तर है मोहम्मद तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सोनधर नामक कृषि ऋण प्रदान किया गया। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसने सोनधर नामक ऋण को माफ कर दिया था।
अगला प्रश्न है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या होती थी? ऑप्शन है, सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति या विद्वानों की एक समिति। तो सही उत्तर है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी। दोस्तों, परामर्शदात्री संस्था जो होती थी, गुलाम युग में देखा जाए तो इस परिषद में 4 मंत्री होते थे जो राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। बाद में इनकी संख्या 6 हो गई थी, जिसमें वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवाने रसालत और इसमें दीवाने इंसा, सद्र उस सुदूर और दीवाने कजा थे। दोस्तों, सुल्तान जो होता था मजलिस खलवत में सभी को न बुलाकर अपनी मर्जी से कुछ लोगों को बुलाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। उसमें से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज तुगलक ने लगाया था? ऑप्शन है, जकात, जजिया, सिंचाई कर या खुम्स। तो सही उत्तर है सिंचाई कर। दोस्तों, सिंचाई कर जो है ये फिरोज तुगलक द्वारा अतिरिक्त कर लगाया गया था। और पहले तो इस्लामी कानून में जजिया, जकात, खुम्स और खराज थे। और दोस्तों, इसने क्या किया था कि सिंचाई कर या उसका नाम हक ए सर्व था, उसको लगाया। और फिरोज शाह तुगलक सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए, जिसमें बाजार नियंत्रण और कीमत नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, नील जो है ये सल्तनत काल में प्रारंभ की गई फसल है। अगला प्रश्न है, किसने इकता प्रणाली को समाप्त किया था? तो दोस्तों, इकता प्रणाली को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है और इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। दोस्तों, इसके अंतर्गत सैनिकों और राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, उश्र क्या था? तो देखिए, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर या युद्ध लूट किया 1/5वां भाग राज्य का हिस्सा। दोस्तों, उस्र जो होता था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र होता था। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई की जाती थी वहां पर पैदावार का 10% और कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होने पर उपज का 5% भाग जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, तर्जुमा ए बाराही। देखिए, एक महत्वपूर्ण कृति है। तर्जुमा ए बाराही किस विषय से संबंधित भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है? तो सही उत्तर है, ये ज्योतिष विषय से संबंधित भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है। दोस्तों, ह्वेनसांग और अलबरूनी के विवरण से पता चलता है कि व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा भारत में बहुत अधिक प्रचलन था और इसमें तर्जुमा ए बाराही जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ का जो है फारसी में अनुवाद है। तो याद रखिएगा कि तर्जुमा ए बाराही ज्योतिष का फारसी अनुवाद है, यानी ज्योतिष के हिंदी ग्रंथ का। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित करवाया था? या किस मुगल शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित हैं? तो उत्तर है मोहम्मद गोरी। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के चलवाए थे और कलचुरी और चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? ऑप्शन देखिए, राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, चोल शासकों में राजराज, राजेंद्र और कुलोत्तुंग के समय अपने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजे थे। कुलोत्तुंग ने 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था?
तो ऑप्शन है राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या कोषाध्यक्ष। दोस्तों, चोल प्रशासन भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थानीय स्वशासन और जो ग्राम सभा होती है उसका प्रारंभ चोल शासन से माना जाता था। वहाँ पर ग्राम सभाओं को बहुत अधिक अधिकार थे। लगान वसूली का अधिकार जो है वो ग्राम सभाओं को चोल शासन में दिया गया था। तो याद रखिएगा, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम ग्राम सभाएं थीं, जो स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण केंद्र होती थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में पराजित किए गए कई राजाओं की सूची दी गई है और उसके समय में कांची का राजा विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीणा। दोस्तों, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है और इससे उसके जो है संगीत के प्रति विशेष प्रेम को जो है देखा जा सकता है। तो बीड़ा जो है एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसमें जो प्रशासनिक संरचनाएं हैं, द्रोणमुख, स्थानीय, कावर्तिक और संग्रहण, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रशासनिक संरचना क्रम में सही है। दोस्तों, मौर्य प्रशासन में क्या होता था? स्थली खंड में शासन होता था। पहला सबसे बड़ा जो होता था वो साम्राज्य था, उससे छोटा प्रांत होता था, उसके नीचे आहार या विषय होता था, फिर स्थानीय होता था जिसमें 800 गांव होते थे, उसके बाद द्रोणमुख 400 गांवों का समूह होता है, फिर खारवटिक होता था, ये 200 गांवों का समूह होता था, और उसके बाद संग्रहण 100 गांवों का समूह। तथा इसको अगर जो आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, लेकिन आरोही क्रम में नहीं बल्कि अवरोही क्रम में, क्योंकि स्थानीय जो होता था दोस्तों ये 800 गांव का समूह, द्रोणमुख जो होता था 400 गांव का समूह, कावर्तिक जो है 200 गांव का समूह होता था और संग्रहण 100 गांव का समूह होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो सही उत्तर है दिव्यावदान। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस इनको वृषल कुल यानी निम्न कुल का संबंधित मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, देखते हैं कि किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है। ऑप्शन है सांची बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सारनाथ बौद्ध विहार या कुशीनगर बौद्ध विहार। तो सही उत्तर है दोस्तों सारनाथ बौद्ध विहार। देखिए, सारनाथ बौद्ध विहार से धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो उत्तर है जो है दोस्तों, नारायण के साथ विष्णु के जो प्राचीनतम तादात्म्य का उल्लेख महाभारत से मिलता है। नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का उल्लेख सबसे पहले महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहाँ पर उन्हें सर्वव्यापी और सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित किया जाता है और ये पांचरात्र धर्म या भागवत धर्म में अस्तित्व में आया था। इसी कारण नारायण के उपासक पंचरात्र कहे गए थे। अगला प्रश्न है, राजत्व की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत प्रथम बार किस साहित्य में पाया गया था? ऑप्शन है ऋग्वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य। तो सही उत्तर है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसमें सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत का वर्णन आया था, राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, और ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, वेदांत सूत्र के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो सही उत्तर है बादरायण। वैशेषिक सूत्र दोस्तों, वैशेषिक सूत्र के प्रवर्तक कणाद रहे हैं, याद कर लीजिए। इसके अलावा योग सूत्र आप जानते हैं महर्षि पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका, निमिष, कार्स या यव। तो सही उत्तर है प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई
रक्तिका कही जाती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहर से या खिलौनों से? तो सही उत्तर है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना वहाँ से प्राप्त मोहरों से प्राप्त होती है। और यहाँ पर लगभग 200 से या 100 से अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली हैं, जिन पर मानव, मछली, पशु और पेड़ पौधों की आकृतियों के साथ संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है हुलास, सोथी, आलमगीरपुर और कोल्डिहवा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आप जानते हैं मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा सोथी, हुलास और बड़ा गांव प्रमुख है। दोस्तों, कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कोल्डिहवा एक पाषाणकालीन स्थल है जो जौनपुर इलाहाबाद बॉर्डर पे है कोल्डिहवा, और ये सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये दाश्क नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, दाश्क नदी के तट पर सुतकांगेडोर हड़प्पा स्थल है और इसकी खोज 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या है? तो देखिए, ऑप्शन आपका सही ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 7, 14, 28 या 1, 2, 4। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात जो है ये 7, 14 और 28, यानी इसको हम 1, 2, 4 का अनुपात कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूटे। दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूटे एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे और ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित थे। 1863 में इन्होंने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन या प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ताम्रवती जो है ये आहाड़। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आहाड़ जो है ये ताम्रवती के नाम का या ताम्रवती का प्राचीन नाम है। ये स्थान अरावली पर्वतमालाओं में घिरा हुआ है। उदयपुर के पूरब में आहाड़ नदी के किनारे था। दोस्तों, यहाँ से खुदाई में बड़ी भट्ठी और तांबे का सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ तांबे गलाने की भट्ठियाँ थीं। तो याद कर लीजिए, ताम्रवती जो है ये आहाड़ का प्राचीन नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थान था चिरांद। देखिए, चिरांद जो है ये बीके सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद यहाँ से नवपाषाण कालिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और भारी मात्रा में हिरण के हड्डी के या हिरण के सींगों के बने औजार हैं। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, तो ये गलत कथन है। जबकि वे गाय, बैल, कुत्ते, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, सही है। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे, ये भी सही है। और 1867 में कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ को पहली बार खोज किया था, तो ये सही है। ऑप्शन ए आपका सही था, जो कि पूछा था कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है, किसने बालाथल का उत्खनन किया? दोस्तों, बालाथल का उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया है। याद कर लीजिएगा, बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन वी.एन. मिश्रा ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर पुनः दफनाया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों काबुल। दोस्तों, देखिए, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई और उसे नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, वहाँ पे दफनाया गया। लेकिन बाद में काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था।
अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न और प्राणदंड झेलना पड़ा था? तो उत्तर है ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। दोस्तों, फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुतापूर्ण थी। वह सिया, सूफी, मुनहिदियों, महदवियों और मुसलमान वर्गों के प्रति असहिष्णु था, क्योंकि वे सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। इसके शासनकाल में फिरदौसियों का विरोध हुआ, जिसमें रुकन नामक फिरदौसी नेता को मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो उत्तर है दोस्तों, ये जो चित्रकार था ये था बिशन दास। देखिए, बिशन दास जो चित्रकार था, इसको जहांगीर ने इसे ईरान के शाह अब्बास का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था, और इसका वर्णन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में भी किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? दोस्तों, ये था हेमू। तो याद रखिए, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और इसके पहले हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था और हेमचंद विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? ऑप्शन है फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल या इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रीवी काउंसिल। देखिए, 1774 में कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें रखे गए थे, लेकिन इसके विरुद्ध अपील जो थी वो प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था वो प्रीवी काउंसिल ही था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। ये जो है हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, ये टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के साथ साथ जीआईसी, जीडीसी, उच्चतर शिक्षा, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, और किसी प्रश्न पर कोई संदेह या दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ साथी जो संदेह या दुविधा किसी प्रश्न पर कर रहे हों उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस पर हम लोग चर्चा करके एक जो है फाइनल निष्कर्ष निकाल लेंगे कि कौन सा उत्तर उसका सही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।